देखो यार, जैसा आप लोग थंबनेल में देख के आए हो, हम लिखे हैं व्हाई इंडिया लैग्ड बिहाइंड चाइना। या हो सकता है बाद में हम कुछ और भी लिख दे, लेकिन मोटा मोटी इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आज के डेट में जो चाइना इंडिया के मुकाबले 3 से 4 गुना बड़ा इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है, ये कैसे हुआ? जबकि इंडिया और चाइना का जो हालात था, जब रिपब्लिक नेशन एज दोनों देश उभर के आए थे, तब तो दोनों देश का इकोनॉमिक हालात काफी हद तक सिमिलर था। उसके बाद भी यार ये 3-4 गुना का फासला कैसे आ गया? डायरेक्टली टॉपिक पे बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम चाइना से कंपेयर कर ही क्यों रहे। ये तो जानना जरूरी है क्योंकि आए दिन कुछ ऐसे बड़े चेहरे सामने आ ही जाते हैं जो अक्सर तो पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आसान है, ये लॉजिकली भी सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही समय पे इंडिपेंडेंस गेन किए तो कंपेयर करना आसान होता है। और लोग पाकिस्तान से इसलिए भी कंपेयर करते हैं क्योंकि यार वो काफी कमजोर इकोनॉमी है, बहुत कमजोर इकोनॉमी है, और हम लोग को ऐसा एहसास भी होता है कि हम लोग काफी डेवलप कर गए हैं। लेकिन जो हमारा एक्चुअल में कंपैरिजन होना चाहिए तो वो पाकिस्तान से नहीं, चाइना से होना चाहिए। पाकिस्तान को बार बार हाईलाइट हमारे देश का मीडिया, कुछ बड़े चेहरे इसलिए करता है ताकि वो बता सके कि हम लोग कितना एडवांस हो चुके हैं, कितना आगे आ गए हैं, जो रियलिटी ऐसा है ही नहीं। हमारा असली कंपैरिजन तो यार चाइना से होना चाहिए था। चाइना आज के डेट में जितना बड़ा इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है, नंबर में बोले तो उनका जीडीपी यार कहाँ 18 ट्रिलियन डॉलर और हम लोग का ये 4 ट्रिलियन डॉलर। जितना चाइना का नेट एक्सपोर्ट है उतना तो हमारा यार ये जीडीपी है। जितना वो दुनिया को बेच देता है उतना हमारा जीडीपी है। ये काफी एक सीरियस कंसर्न है जो मीडिया ना बताता है, ना कोई पूछता है। बस जनता में एक माहौल क्रिएट करने के लिए कि भैया हम लोग बहुत बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, पाकिस्तान से कंपेयर करके बताते हैं। हमारा असली कंपैरिजन चाइना से होना चाहिए था। इसलिए हम इस वीडियो में उस बात पे फोकस करेंगे कि आखिर वो वजह क्या रहा जिसके वजह से चाइना इतना आगे निकल गया। क्या चाइना के पास हमेशा से ऐसा एडवांटेज था? क्या चाइना के पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा था? सऊदी वालों के जैसा जैसा उन लोगों को तेल बेच बेच के अमीर बन गया? या कोयला का खदान है, सोने का खदान है? आखिर ऐसा चीज है क्या जिसके वजह से आज चाइना आगे आ गया? जबकि इंडिया और चाइना जब दोनों देश एज अ नेशन उभर के आए थे तब तो दोनों का हालात यार हर मायने में सेम था। हर मायने में कहने का मतलब है जीडीपी ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम ले लीजिए, लिटरेसी रेट, पुअर्टी, जितना भी आप समझ सकते हैं एक देश को नापने का जितना भी स्केल होता है, हर स्केल में इंडिया और चाइना आगे पीछे था, एक भाई भाई के जैसा। और इन जनरल बात करें तो इंडिया और चाइना इकोनॉमी के रेस में सेम ही पॉइंट से शुरू किए, उसके बाद भी आज ये फासला क्यों है? ये सवाल जो है यार कोई पूछता नहीं है, ना पूछता है ना हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। लेकिन हम जब इतिहास के पन्ने कुछ पलट के देख रहे थे तब पता चला चाइना जो आज के डेट में एक सुपर पावर के कैटेगरी में बैठा हुआ है, हम लोग एक डेवलपिंग फेज के कैटेगरी में है। हमारा मीडिया झूठ झूठ के ये माहौल बना देता है यार कि हम लोग सुपर पावर बन गए। कुछ नहीं बने हुए हैं, रियलिटी देखिएगा तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ हाँ 4 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, लेकिन इस बात को हाईलाइट कर देना बार बार कि चौथा बड़ा इकोनॉमी है। यार नंबर भी देखो, कहाँ चाइना 18 पे है, हम लोग 4 पे हैं। कोई कंपैरिजन बनता है इस बात का? लेकिन यार ये कोई पूछता नहीं है। आज के डेट में ये जो फासला है ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन है। तो देखते यार आखिर वो बात रहा क्या। तो सीधे यार हम लोग अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि वो कोर वजह क्या था। लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई वजह होना चाहिए। हम बोले कि इंडिया और चाइना का जो इकोनॉमिक हालात था जब एज अ नेशन स्टेट उभर के आए तो सेम थे। तो थोड़ा इस बात को वजन डालने के लिए थोड़ा कुछ डेटा के साथ खेल लेते हैं। इंडिया और चाइना एक रिपब्लिक नेशन उभर के आए मिड 20th सेंचुरी में। ये बात तो सबको पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। 1949 में पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्टेंस में आया था। जब इंडिया और चाइना एग्जिस्टेंस में आया तो दोनों देश का जो इकोनॉमी का हालात था वो काफी मायने में सेम था। कहने का मतलब उस टाइम जो जीडीपी पर कैपिटा था इंडिया और चाइना का वो काफी हद तक सिमिलर था। उस समय इंडिया और चाइना का जो जीडीपी था वो भी काफी हद तक सेम था, 30-40 बिलियन डॉलर के जैसा। और पॉपुलेशन में भी कुछ खास फर्क नहीं था, बराबर समझ लीजिए। उस समय चाइना का 500 मिलियन पॉपुलेशन होगा और इंडिया का 350 मिलियन के जैसा पॉपुलेशन होगा। और सबसे जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि चाइना का जो इमीडिएट पास्ट रहा, ये पब्लिक रिपब्लिक चाइना बनने से पहले जो पास्ट रहा वो काफी सही था। जिस तरह से इंडिया के पास्ट में काफी ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसी हिसाब से चाइना भी काफी एक डिस्टर्बेंस दौर देख के आया था। इन जनरल अगर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे तो देखो इंडिया और चाइना हर मायने में सेम ही पॉइंट पे थे। अब देखो इंडिया और चाइना जब एग्जिस्टेंस में आए
तो वहाँ के सरकारों ने तो ये समझ लिया था कि यार पहले काफ़ी बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो गया हमारा, तो सरकार अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावर रखने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स चले। जैसे इंडिया और चाइना दोनों काफ़ी यूएसएसआर से काफ़ी प्रभावित थे। चाइना तो यार ओपन एक कम्युनिस्ट देश था, इंडिया एक डेमोक्रेसी देश था, लेकिन सोशलिस्ट विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा था। सोशलिस्ट विचारधारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी फाइनल डिसीजन होता है वो सरकार के अंदर में आता है, और इस मामले में सरकार काफी पावरफुल रहता है। और हमारे टाइम में, इंडिया के टाइम में, उस टाइम काफी एक पॉपुलर सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे लाइसेंसी राज, और बिना सरकार के परमिशन के आप कोई भी इकोनॉमिक गतिविधि नहीं कर सकते थे। अब देखो आज की डेट में नॉर्मली क्या होता है, अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से चीजों का रेट बढ़ता है घटता है, लेकिन सरकार उस वक्त डिसाइड करता है कि भैया डिमांड और सप्लाई क्या होगा, और ये सब चीज सरकार इस बात से एनालाइज करता था कि उसका जनता कितना किस चीज को अफोर्ड कर सकता है। इन जनरल समानता के तौर पे सरकार देश को चलाता था कि हर किसी को एक इक्वल समान पे तौल करके चलना चाहिए, ना ही भैया कोई ऐसा हो कि कोई बड़ा आदमी बिजनेस कर रहा है तो वो अंधा पैसा कमा ले रहा है और गरीबी बढ़ते जा रहा है। नहीं, सबको एक इक्वल वे में लेके चलना है इकोनॉमी के मामले में। इसी को बोलते हैं सोशलिस्ट विचारधारा, और इंडिया और चाइना इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब माओ जेडोंग का मौत हुआ। तब चाइना में एक नया चेहरा उभर के आया जिसका नाम था डेंग सियापिंग। इसको पता चल गया था यार, जिस सोच के साथ, एक पॉलिसी के साथ देश चला आ रहा है, अभी तक तो कोई तरक्की हुआ नहीं, ना आगे होगा, क्योंकि ऐसा कोई बेस था ही नहीं जिसके दम पे देश आगे मजबूत होता। तो डेंग सियापिंग को एक जरूरत महसूस हुआ कि उसके देश का इकोनॉमी ओपन करने का जरूरत है। तो वो क्या किया, 1978 में चाइना अपने देश का इकोनॉमी ओपन किया। उस वक्त जो उसके देश का पर कैपिटा इनकम था, और आज क्या है, टोटल 70 गुना चाइना बढ़ा दिया अपने देश का पर कैपिटा इनकम जब से वो अपना इकोनॉमी ओपन किया है। और ऑन दी अदर हैंड बात करें तो हमारे देश का इकोनॉमी यार, ये तो चीख चीख के सब बोला कि 1991 में ओपन हुआ, ठीक है। 1991 से लेकर के 1978 तक टोटल 13 साल का गैप आया। अब सवाल है, ये जो 13 साल है इसमें हमारे देश का सरकार ओपन क्यों नहीं किया? क्या उनको जरूरत महसूस नहीं हुआ डेंग सियापिंग के जैसा कि यार देश जिस सोच के साथ चला आ रहा है आगे तरक्की नहीं होगा, तो हमें भी देश में इकोनॉमी में कुछ सुधार करना चाहिए, कानून व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। देखो सबको इस बात का आभास था, और ये भी पता था कि कभी ना कभी हमें क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ क्राइसिस, ये सबको पता था। लेकिन फिर भी कोई मेजर चेंज नहीं लाया, क्योंकि वो जो 13 साल था वो काफी पॉलिटिकली अनस्टेबल था हमारा देश। और ये अनस्टेबल हुआ क्यों? तो इसके पीछे थोड़ा सा कहानी है। जब इमरजेंसी लगा तो इमरजेंसी से पहले कांग्रेस का फुल बहुमत था सरकार में, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद एक भरोसा था, एक जो क्रेडिबिलिटी था कांग्रेस के प्रति वो टूट गया। तो वहां से जो छोटी मोटी पार्टियां थी वो सरकार में मेजोरिटी हासिल करने के लिए सरकार बनाना शुरू कर दिया। तो कोलिजन गवर्नमेंट का जो दौर है वहीं से शुरू हुआ इंडिया में गठबंधन का सरकार। तो वहां अब देखो गठबंधन का सरकार में जो फाइनल पॉइंट पे जो पीएम के कुर्सी पे बैठेंगे वो यार कैसे कोई मेजर चेंज करेगा? बताओ कैसे करेगा? कोई भी मेजर पॉलिसी चेंज करने से पहले उनको सोचना पड़ेगा कि अगर ये पॉलिसी मेरे किसी सपोर्टर के अनुकूल नहीं हुआ तो वो तो हाथ खींच लेगा, मेरा सरकार गिर जाएगा। तो वो अपना कुर्सी बचाने के लिए, या कह लीजिए कि सरकार में रहने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए कोई मेजर चेंज नहीं हुआ उन 13 साल में। लेकिन फिर सवाल है कि भाई 1991 में कैसे हो गया? तो देखो 1991 में हुआ ये तो सभी को पता है, और ये भी पता है बैलेंस ऑफ क्राइसिस आया, उसके वजह से इकोनॉमी ओपन हुआ। अब यहाँ सोचिए आप, जहां चाइना एक प्रॉपर प्लान लेकर के चला, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपना इकोनॉमी खोला, वहां हम अपना इकोनॉमी एक मजबूरी के अंतर्गत खोले। हमारा जरूरत नहीं था, हम इस सोच के साथ नहीं खोले कि हमारा देश का विकास करना, भैया देश को आगे लेके जाना, नहीं, एक मजबूरी आ गया था, पैसा नहीं था। और पैसा चाहिए लोन, तो लोन के लिए जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास, और आईएमएफ तो पैसा ऐसे देगा नहीं, वो तो भैया इकोनॉमी रिव्यू करेगा, वो अपने हिसाब से कुछ सुधार करने बोलेगा। उस कंडीशन में जो आईएमएफ का कंडीशन है अगर वो सारा फुलफिल हो जाता है तो वो लोन पास कर देगा। तो आप हमको बताइए, हमारा जो इकोनॉमी ओपन हुआ वो तो यार एक प्रेशर के अंदर हुआ। एक तो क्राइसिस था, ऊपर से आईएमएफ का अलग से प्रेशर था, तो उस प्रेशर के अंतर्गत हमारे देश का इकोनॉमी ओपन हुआ। अब चलो चाहे जैसा भी हो, गिरते पड़ते कम से कम 1991 में हमारा इकोनॉमी ओपन हुआ। चाहे जैसा भी हो, क्राइसिस आया या जरूरत महसूस हुआ, ये सबको हटाओ यार, कम से कम ओपन हुआ। अगर क्राइसिस नहीं आया होता तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा देश वही आइडियोलॉजी के ऊपर चला आ रहा होता, शायद ओपन होता ही ना, कोई भरोसा नहीं, शायद नहीं होता। क्योंकि यार हम कैसे कह दे कि इकोनॉमी ओपन हुआ एक प्रॉपर प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, जबकि एक क्राइसिस आया तो हमारा एक मजबूरी बन गया इकोनॉमी ओपन करना। अब ये तो हो गया तब का बात। और जिस वक्त
वक्त हमारे देश का इकोनॉमी ओपन हुआ उस वक्त इंडिया और चाइना का जो जीडीपी था उस वक्त भी काफी हद तक सिमिलर था, काफी हद तक। अगर उस वक्त भी एग्रेसिवली सही नीयत के साथ अगर देश को आगे बढ़ाया जाता तो कम से कम आज के डेट में हम लोग 10+ ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी होते। लेकिन उस वक्त भी सरकार एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देश का इकोनॉमी ओपन किया। यार जरूरत है बस लोन चाहिए, इस नीयत के साथ ओपन करोगे तो इंसान एक जो होता है ना अंदर से आग कि हमको आगे करना है, वो आग चाइना के डेंग सियाओपिंग में था, उसको देखना था। और सबसे जरूरी बात वो जो डेंग सियाओपिंग था वो एक विजन फाइनल पॉइंट लेकर के चला कि हम चाइना को अल्टीमेटली देखना कहाँ चाहते हैं। तो वो उसका विजन था कि वो चाइना को दुनिया का फैक्ट्री बनाना चाहता, वर्ल्ड का फैक्ट्री, और उसी दिशा में अपने देश का इकोनॉमी ओपन किया और उसी दिशा में वो काम किया। और अल्टीमेटली आज के डेट में हम लोग ये बात फील कर रहे हैं और ये बात हम लोग महसूस कर रहे हैं। जो चाइना तब नींव रखा था 1978 में, आज उसका गूंज हम लोग सुन पा रहे हैं। अब भारत में कहीं भी चल जाइए, किसी भी कोने में, हम दुनिया का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी चल जाइए आपको मेड इन चाइना सामान मिल ही जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो व्यापार होता है यार, सबसे ज्यादा तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, लेबल मारते हैं और वापस इंडिया में भेज देते हैं। हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपने जगह पे सही है, वो तो एक बिजनेस कर रहे हैं ना यार। वो चीज जो चाइना से खरीद रहे वो इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन हमारे देश के उस वक्त के नेता लोग एग्रेसिवली काम किया ही नहीं, तो कहां से होगा। ऐसा नहीं है कि चाइना रातों रात वो सब कर लिया जो इंडिया को करने के लिए दशक चाहिए था, ऐसा कोई बात नहीं। जब हमारे देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रहा था, चाइना एक मजबूत देश का इकोनॉमी तैयार करने में लगा हुआ था और उसका गूंज हम लोग आज सुन पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हम लोग को यार चाइना वाले लोग हम लोग को गिनते भी नहीं है कंपटीशन में, हम लोग को सच में गिनते नहीं है। और सबसे जरूरी बात, हम लोग तो इस बात से खुश हो जाते हैं भैया कि हम लोग पाकिस्तान से आगे, क्योंकि हमें बताया ही यही गया है, मीडिया जताता भी इसी बात को है। ज्यादा प्रेशर कोई देता है यार सरकार को कि हम लोग चाइना से पीछे क्यों हैं? बस कोई ना कोई पाकिस्तान को लेकर के उठा के आएगा, कुछ डेटा बता देगा, हम लोग इतना आगे बस सेटिस्फाई हो गए, बस हो गया भैया, हम लोग तरक्की कर गए। खैर ये सब तो बात की बात है, आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। कहानी में मोड़ तब आ गया, चाइना हाथ से तब निकल गया जब 2000 में हम लोग प्रवेश किए। चाइना का उस वक्त का जो जीडीपी था वो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था और भारत का बचा था सिर्फ आधा, चाइना का आधा, 500 बिलियन के लगभग। और वहां से चाइना जो हवा का रफ्तार में उड़ना शुरू किया, आज वो 18 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है और हम लोग रेंगते रेंगते धीरे धीरे 4 ट्रिलियन पे अभी पहुंचे हैं। हमारा इमीडिएट अभी जो टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर का कम से कम अभी बनना, उसमें भी हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जो हम बोले कि 1978 में चाइना अपना इकोनॉमी ओपन किया, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता यार। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने में। जैसा कि पता है चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, तो कम्युनिस्ट देश में अक्सर कंपनियां जाने से बचता है, लेकिन डेंग सियाओपिंग क्या किया, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। उस जोन में अलग तरह का कानून, हाइब्रिड मॉडल टाइप का कह सकते हैं, कानून अपनाया कि आप यहाँ पे लगाइए, आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा कानून व्यवस्था में। और इतना ही नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा करके चाइना एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाया, एक इन्वायरमेंट बनाया जो एक कंपनी को चाहिए, एकोमोडेट होने के लिए कंपनी को जो चाहिए वो हर तरीके से वहां पे वो अवेलेबल करवाया। तभी तो कंपनियां, ऐसा थोड़ी है यार कि चाइना के लोग काफी पसंद है भैया हम वहीं जाएंगे। चाइना वो चीज दिया जो अगला को चाहिए, इसलिए कंपनी वहां गया। हमारे देश में भी दिक्कत था और चाइना के देश में भी उस वक्त दिक्कत था, लेकिन वो लोग वहां इन्वेस्टमेंट किया जो एक मजबूत देश बना सके और चाइना उसमें सक्सेस कर गया यार। बोले ना उस वक्त इतना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी था, अगर कोई लीडर चाहता भी कि चेंज लावे तो वो नहीं ला सकता था, सरकार गिर जाता। ये भी एक सवाल है भाई कि सरकार क्यों गिर जाता है जब देश का बात है, इकोनॉमी का बात है, तो चलो बैठ करके बात कर लेते हैं। तो समझिए, जब सोशलिस्ट विचारधारा के साथ अगर देश चलेगा तो सब इकोनॉमी के मामले में करता धरता कौन होगा? फाइनल पॉइंट में सरकार होगा, ऑफिशियल होगा, नेता लोग होगा। तो अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो किसको पूछेगा? सरकार को पूछेगा। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कौन डिसीजन लेगा? सरकार लेगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार उस मामले में इतना पावर एंजॉय करता था कि अगर प्राइवेट कंपनियां घुस जाती तो उनका जो एक रिस्पेक्ट था, जो एक पावर था, जो दूसरा कमाई का जरिया कह सकते हैं, आप समझ रहे होंगे, करप्शन का जो जरिया है वो तो भाई हाथ से निकल जाता। तो कुछ पार्टियां इस चीज को एंजॉय करने के लिए, भाई कैसे कोई चाहेगा कि जो इज्जत उसको मिल रहा है वो कम हो जाए? ये सब चीजें बहुत बड़ा फैक्टर डाला है जिसके वजह से देश का इकोनॉमी ओपन नहीं हुआ। लगता है उस वक्त भी तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको भी तो पता होगा कि देश इस विचारधारा के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, फिर भी देश का इकोनॉमी ओपन नहीं हुआ। अब देखो यार, कुछ भाई बंधु को ये लग रहा होगा कि भाई कहाँ चाइना एक कम्युनिस्ट देश है यार, कहाँ हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश है, चाइना
कानून पास करना चाहे आसानी से हो जाएगा, लैंड किसी का हथियाना तो भाई आसानी से हो जाएगा। इंडिया में हमारे पास एक सिस्टम है कि आप जमीन किसी का बिना उसके मर्जी का नहीं ले सकते। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन इस आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी की वजह से हमारे डेवलपमेंट में बाधा आया है। ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकता ये बात, क्योंकि समझिए चाइना एक कम्युनिस्ट देश होने के बाद भी जहां कंपनियां जाने से बचती है जैसे देश में, उस वहां भी गई। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब का पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। हम लोग फेल हो गए। डेमोक्रेसी गलत नहीं है, डेमोक्रेसी को जो संभाल रहे हैं, डेमोक्रेसी का जो पिलर है वही खोखला है हमारे देश का। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर ले भाई कि हमारे देश को वो मजबूत करेगा? और आप हमको बताइए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के जहां 100-200 लोग बैठ करके डिबेट करेगा, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, जो फाइनल डिसीजन आएगा, वो कितना प्योर होगा, कितना प्रूडेंट होगा। इंस्टेड ऑफ चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री का कुछ कमरे में बंद होकर के बड़े अधिकारी फैसला ले लिए, भाई वो उनका जो फैसला हुआ वो काफी अनस्टेबल होगा। वो उनके सिर्फ जो कुछ लोग फैसला लिए उनके विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। लेकिन जहां 100-200 लोग बैठ करके डिबेट करेगा यार किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, उसका हर एक पॉसिबिलिटी जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है वो प्लस माइनस चेक किया जाएगा, तब एक प्रॉपर, एक प्रूडेंट, प्योर फाइनल डिसीजन आएगा। तो डेमोक्रेसी गलत नहीं है हमारे देश का विकास को रोकने के लिए। जो लोग डेमोक्रेसी को संभाल रहा है, जो लोग डेमोक्रेसी के अंतर्गत पावरफुल पोजीशन होल्ड किया हुआ है, उसका नियत, उन लोगों का नियत, आप कह सकते हैं ये इंसान का ग्रेड कह सकते हैं, सत्ता का लालच कह सकते हैं, उनके वजह से हमारे देश का विकास नहीं हुआ। डेमोक्रेसी गलत नहीं है यार, डेमोक्रेसी हमारे देश का एक जरूरत है। समझिए हमारा देश कितना डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा के लोग, फिर भी एक यूनाइटेड है। क्यों? इस वजह से नहीं कि हम लोग को आपस में प्यार है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी को कोई सरकार नहीं पसंद है तो अगला इलेक्शन में डिसाइड हो जाएगा कि जनता का आवाज क्या है। हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिस बात पे हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में देख लीजिए कितने सारे देश बने जहां मिलिट्री को हो गया, देश में सिविल वॉर चल रहा है, देश टूट गया, लेकिन हमारा देश आज भी मजबूत खड़ा है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए आप डेमोक्रेसी को ब्लेम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी एक बहुत पावरफुल इंजन है जिसको चलाने वाले लोगों का जो कलेजा है वो काफी कमजोर है, या कह लीजिए लालच से भरा हुआ है। और देखो यार, फाइनली लास्ट में हम थोड़ा सा बात और ऐड करना चाहेंगे। एक मजबूत देश इस वजह से नहीं बनता और इसलिए नहीं बनता कि हम एक प्लान लेके चलें कि भैया हमको भविष्य में ये काम करना है। जो भविष्य में हमको जो काम करना है उसका नींव हमको आज रखना पड़ेगा। चाइना एक विजन के साथ चला कि भैया हमको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, हमको चाइना को एक वर्ल्ड का फैक्ट्री बनाना है। उसी दिशा में वो काम करते गया और वो फाइनली वो अचीव कर लिया। हमारे देश का कोई एम नहीं था, हम लोग बस तो यार भूले भटके 4 ट्रिलियन पहुंचे हुए हैं। और दूसरा बात ये बताना चाहेंगे कि आज के डेट में चाइना अपने जीडीपी का 2 से 2.5% रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा करता है। 18 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है उनका, और वो लोग 2 से 2.5% खर्चा करता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। और हमारे देश का इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के लगभग है और हम लोग कितना खर्चा करते हैं? 0.6 के लगभग, 0.6। फर्क तो इकोनॉमी में यार है ही, लेकिन जो स्पेंड किया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे वो 0.6 है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे यार कि उनके पास अभी अंधा पैसा है तो वो लगा दे रहा है। तो देखो यार, ऐसा कोई बात नहीं है। चाइना तभी बिलियंस ऑफ डॉलर लगाया जब उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास भी दिक्कत था, फिर भी वो पैसा लगाया इस जगह पे। एक मजबूत देश का इकोनॉमी बनाना था उसको। आज जो चाइना 2-2.5% अंधा पैसा खर्चा कर रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट पे, ये क्यों कर रहा है? उसको पता है फ्यूचर इसी से निकलेगा। नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशन जो होगा, फ्यूचर इसी पे बनेगा यार। हम तो इसी में पीछे रह जा रहे हैं। अब कुछ बोलेंगे यार कि पैसा नहीं होगा, तो देखो बिलियंस ऑफ डॉलर फ्री में बांटने के लिए हो जा रहा है। अभी भी हमारे देश में यूनिटी नहीं है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर फालतू में बांट दे रहा है ये पॉलिटिक्स के कारण, भाई वही पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाओ। हमारा देश तरक्की कब करेगा? अगर हम लोग आज ये सवाल नहीं पूछेंगे, इन सब चीजों को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो हो सकता है 20 साल बाद जो एक हमारा विजन है, मोदी जी 1-2 साल पहले भाषण में बोले थे कि हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है। कैसे बनेंगे यार? कैसे बनेंगे? इसी दिशा में बनेंगे, फ्री में पैसा बांटते हुए। डेवलप्ड नेशन बनने के लिए हमारे देश का पर कैपिटा इनकम एटलीस्ट $13,000 होना चाहिए। $13,000 जो चाइना के लोगों का है आज के डेट में। हम जो अचीव करना चाहते हैं 2047 में, वो चाइना आज के डेट में इंजॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पैसा लगाए जो देश को बना सकता था मजबूत। और हम लोग क्या कर रहे थे? पॉलिटिक्स खेल रहे थे। हम लोग नहीं यार, उस वक्त के लीडर्स लोग। यूनिटी नहीं था यार, और आज भी यूनिटी नहीं है। लगता है यार इस टॉपिक पे हम काफी बात कर लिए हैं, लेकिन यार फिर भी मन नहीं मानता है। लेकिन क्या करें यार, वीडियो लंबा हो जाएगा ना। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या समझते हो। हम 1-2 पॉइंट
रखें, हम उसको फिर से हाईलाइट कर देते हैं। हमारे देश का इकोनॉमी चाइना से 13 साल पीछे हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार। अगर सही नीयत से करते तो कम से कम चाइना के इर्द गिर्द रहते हैं, 10-15 पे तो रहते ही रहते हैं। लेकिन हमारा जो इकोनॉमी ओपन हुआ वो तो खोखला हुआ। कहाँ चाइना एक प्रॉपर प्लान स्ट्रेटेजी के साथ अपना इकोनॉमी ओपन किया, और हमारा देश का बस जरूरत महसूस नहीं हुआ, मजबूरी था ओपन करना। पहला बात यही, जो 13 साल का गैप था उसमें भी अगर सही से कोई ध्यान दिया होता तो हम लोग बेहतर कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। ये कुछ वजहें हैं जिसके वजह से हम लोग पीछे रह गए।